कुंतलपुर नाम का एक विशाल साम्राज्य था। उसका महाप्रतापी राजा यशोवर्धन शिकार का बेहद ही शौकीन। शिकार की खोज में घने जंगलों में दूर तक भटकना और जंगली जानवरों का शिकार करना उसका शगल था। ऐसे ही एक दिन एक जंगली जानवर का पीछा करते करते राजा यशोवर्धन का काफिला घने जंगलों में दिग्भ्रमित हो गया। सूरज ढलने को था, रात होने को थी। ऐसे में दिग्भ्रमित होना खतरे से खाली नहीं था। पास ही सीमावर्ती राज्य दुश्मन की सीमा लगी हुई थी। ऐसे में सेनापति और राजा सभी चिंतित हो गए। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। दरअसल जहां देखो वहां रास्ते ही रास्ते थे। ऐसे में राजा और सेनापति की चिंता कई गुना बढ़ गई। तभी उनकी नजर दो चरवाहों पर पड़ी। वो युवा चरवाहे अपने जानवरों के लिए घास ले जा रहे थे। सेनापति और राजा अपने काफिले के समेत उनके पास पहुंचे। उन चरवाहों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा, महाराज, अगर कोई गलती हो तो हमें माफ कर देना। अगर ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और हमने यहाँ से घास काटने का जुर्म किया है तो हम ये घास यही डाल देते हैं। ऐसा कहके उन्होंने अपनी पोटरी वहीं पर बिखेर दी। राजा मुस्कुराए, बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल हम तो तुम्हारी मदद लेने आए हैं। दोनों हक्के बक्के रह गए। हमारी मदद महाराज? हम किस काम आ सकते हैं आपके? तो राजा ने कहा, आप हमारे बड़े काम आ सकते हैं। दरअसल हम यहाँ पर दिग्भ्रमित हो गए हैं। शिकार की खोज करते करते हम उन जंगलों तक पहुँच गए जहाँ आज तक हम कभी नहीं आए। क्या तुम राजभवन पहुँचने तक का मार्ग हमें बता सकते हो? चंदू नंदू ने कहा, यह तो हमारा सौभाग्य होगा महाराज। और ऐसा कह के उन्होंने राजभवन का रास्ता राजा को बता दिया। राजा ने दोनों को धन्यवाद कहा और कहा, तुम्हारी मदद से आज हमारी जान बची है। हम तुम्हें अपने राजभवन पर आमंत्रित करते हैं। वैसे तुम लोगों का नाम क्या है? दोनों ने चहकते हुए कहा, मेरा नाम नंदू और इसका नाम चंदू है महाराज। राजा मुस्कुराए और कहा, चंदू नंदू, कल तुम हमारे राजभवन में आओगे और हमारे राजभोज में भी शामिल होगे और हम तुम्हें उपहार भी देंगे। और ऐसा कहके राजा और राजा का घुड़सवार दल घोड़ों की टापों की आवाज करता हुआ दूर निकल पड़ा अपने राजभवन की ओर। और चंदू नंदू बेहद ही हतप्रद और खुश होकर अपने गांव चंपापुर की ओर लौट चले, इस इंतजार में कि कब सूरज उगे और हम राजभवन की ओर जाएं। सुबह का लालिमा युक्त सूरज पूरे चंपापुर में अपनी रोशनी बिखेर रहा था। मुर्गे बांग दे रहे थे और इसी प्रभात में मलंग बाबा अपना इकतारा लिए अपना मनपसंद गीत गाते हुए गांव से भ्रमण कर रहे थे। दरअसल चंपापुर की सुबह मलंग बाबा के गीत के साथ ही शुरू होती थी। उनकी प्रतिष्ठा और उनका सम्मान उसी गांव में नहीं बल्कि उसके आसपास कई जगह तक उनकी प्रसिद्धि फैली हुई थी। जैसे ही वो चंदू नंदू के पास पहुंचे, उन्हें सज धज के तैयार होते देखा तो मलंग बाबा ने कहा, क्या बात है चंदू नंदू, आज सुबह सुबह बड़ा सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी है? दोनों ने मलंग बाबा के पैर छुए और पूरा घटनाक्रम उन्हें बता दिया और कहा, हमें आज राजभवन से नोता आया है, सो हम थोड़ी तैयारी करके राजा जी से मिलने जा रहे हैं। मलंग ने आशीर्वाद दिया और अपना इकतारा बजाते हुए गांव की पगडंडी से दूसरे गांव की ओर चल दिए। चंदू नंदू पूरे उत्साह और उमंग के साथ राजभवन की ओर चल दिए। राजभवन में जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तो सजे हुए राज दरबार को देखकर जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वो दृश्य उनके आंखों के सामने आ गया। सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक, जवाहरों से पूरा राज दरबार सजा हुआ था। बीच में बैठे राजा की शान निराली ही थी।
चारों तरफ मंत्री परिषद के मंत्री बैठे हुए थे। चंदू नंदू थे बकरी चराने वाले, झोपड़ी में रहने वाले मासूम से चरवाहे। सो जड़बत होकर अवाक से खड़े रह गए। राजा ने उनकी मासूमियत को भांप लिया और बोले, चंदू नंदू, हमने अपने पूरे मंत्रियों और राज दरबार को तुम्हारे बारे में बताया है कि कल किस तरह से तुमने चतुराई से हमें रास्ता बताकर हमारी मदद की और बहुत बड़े खतरे से हमें बचा लिया। हम चाहते हैं कि तुम भरे दरबार में वो मांगो जो तुम चाहते हो। बोलो, हम तुम्हें क्या दें? राजा की बात सुनकर चंदू और नंदू हक्के बक्के रह गए, सर खुजाने लगे। आखिर राजा से क्या मांगा जाए? बहुत सी बातें उनके दिमाग में उमड़ घुमड़ रही थी। नंदू को लगा कि आज तो उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, तो पूरी चतुराई लगाकर उसने राजा से मांग की। महाराज, हमारे पास एक छोटा सा रेवड़ है बकरियों का, बस उनकी सेवा करने में ही पूरा दिन चला जाता है। 10-20 बकरियों को चारा चराओ और मिलता है 1 लोटा दूध। उसमें क्या गुजर बसर होगी महाराज। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक मोटी ताजी भैंस दे दीजिए मुझे, उसकी खूब सेवा करूंगा। उससे जो दूध मिलेगा उससे बेचकर अपना काम भी चलाऊंगा और आपके गुण भी गाया करूंगा महाराज। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। राजा ने कहा, ठीक है नंदू, हम तुम्हें अपनी पशुशाला की सबसे बेहतरीन भैंस उपहार में देते हैं। उसकी सेवा करो, धन धान्य कमाओ और सुखी रहो। ये सुनकर नंदू की बाँछें खिल गईं। उसे मुंह मांगी मुराद मिल चुकी थी। अब बारी चंदू की थी। राजा ने कहा, चंदू, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें भी एक भैंस चाहिए? चंदू ने कहा, नहीं महाराज, मुझे भैंस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार मंत्री परिषद में यहां गणमान्य लोग बैठे हुए हैं, मैं भी आपके सानिध्य में आपके पास ही बैठूं और राजकाज में आपकी मदद करूं। इस पर पूरा राज दरबार खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा ने कहा, तुम बहुत भोले और नादान हो चंदू। तुम क्या सोच रहे हो? हमारे मंत्री परिषद में जो मंत्रीगण यहाँ बैठे हुए हैं वो हमारी कृपा पर यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, ये अपनी योग्यता के कारण यहाँ पर बैठे हैं। बल्कि हम स्वयं इनके ऋणी हैं कि इनके ज्ञान का लाभ हम लेते हैं अपना राजकाज चलाने के लिए। और इसके लिए इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। वर्षों का अथक परिश्रम करने के बाद इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ज्ञान हासिल किया और उसका लाभ ये हम तक पहुंचाते हैं। हम निर्णय लेने में इनकी मदद लेते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। तुम कुछ और मांग लो। पर चंदू भी अड़ियल और दृढ़ निश्चयी था। उसने महाराज से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मैं एक अनपढ़ चरवाहा हूं, मुझे तो अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लेकिन यहीं से मैं अपनी विद्या का आरंभ कर वो सारी विद्याएं अर्जित करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे वर्षों या दशकों तक का अध्ययन करना पड़े। बस आप मेरे अध्ययन और अध्यापन का प्रबंध करा दें। अगर मैं इस परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो मैं वापस अपनी झोपड़ी में चला जाऊंगा। राजा ने उसका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हारी शिक्षा का प्रबंध कर देते हैं। और इस तरह चंदू के अध्ययन और अध्यापन का सिलसिला प्रारंभ होने लगा। वो गुरुओं के प्रति निष्ठा रखता और अपनी तपस्या और अपनी लगन में कोई कसर नहीं छोड़ता। उसके इसी जीवट और अक्ल या इल्म को पाने की इच्छा के कारण उसने अपना स्थान मंत्री परिषद में बना भी लिया। और एक वक्त वो आया कि वो राजा यशोवर्धन का प्रधान महामंत्री बन गया। अब चंपापुर का भोला भाला चरवाहा चंदू नहीं था, बल्कि कुंतलपुर का महामंत्री चंद्रदेव बन चुका था। एक दिन उसे बैठे बैठे अपने प्यारे से गांव चंपापुर की याद आ गई।
उसे अपना मित्र नंदू और मलंग बाबा और अपने गांव के भोले भाले लोग याद आने लगे। तो उसने सोचा, क्यों ना अपने गांव को एक बार देखने चला जाए। सो हाथी की पालकी में रत्न जड़ित आभूषणों और राजमुकुट पहने हुए महामंत्री चंद्रदेव अपने गांव चंपापुर की ओर प्रस्थान करने लगा। चंपापुर में पहुंचते ही कौतूहल मच गया। चंपापुर ही नहीं बल्कि वहां के आसपास के सभी गांव के लोग उस गांव में इकट्ठा होने लगे। आखिर महामंत्री चंद्रदेव जो पधार रहे थे, उनको देखकर सभी ग्रामीण हतप्रत रह गए कि इतने से छोटे गांव में एक महामंत्री क्या करने आए हैं। पालकी से उतरकर महामंत्री चंद्रदेव ने ग्रामीणों से कहा कि यहाँ कोई नंदू नाम का आदमी रहता है। लोगों ने कहा, हाँ रहता तो है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लोग हैरान थे, आखिर एक महामंत्री नंदू से क्यों मिलना चाहता है। आनन फानन में नंदू को वहां पर उपस्थित किया गया। नंदू कृशकाय हो चुका था। जो भैंस उसे राजा ने भेंट की थी वो मर चुकी थी। उसको जीवन यापन करने के लाले पड़ रहे थे। कृशकाय नंदू सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी ये अवस्था देखकर महामंत्री चंद्रदेव की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नंदू को गले लगा लिया। नंदू झिझक कर कहने लगा, महाराज ये क्या कर रहे हैं, आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे। महामंत्री चंद्रदेव ने कहा, नंदू लगता है तुम अपने बचपन के मित्र चंदू को भूल गए हो। मैं महामंत्री चंद्रदेव नहीं, तुम्हारा वही मित्र चंदू हूं जो तुम्हारे साथ बकरियां चराने जाता था। कुछ याद आया? हाँ, सब कुछ याद आ गया। वो सारा मंजर मेरे आंखों के सामने तैर रहा है मेरे मित्र। इन्हीं भावुक पलों में मलंग बाबा की आमद होती है। चंदू और नंदू मलंग बाबा के पैर छूते हैं। मलंग बाबा पूरी कहानी गांव वालों को विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि दोनों ने एक ही साथ यात्रा शुरू की थी और राजा के दरबार में दोनों के पास ही समान अवसर थे कि वो राजा से क्या मांगे। और एक ने मांगी अक्ल और एक ने मांगी भैंस, और नतीजा आप देख रहे हैं। मुस्कुराते हुए मलंग बाबा वहां से निकल लिए। गांव वालों को समझ में आ गया कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो दोस्तों, उस वक्त से एक कहावत चल पड़ी कि अक्ल बड़ी या भैंस। वास्तव में दोस्तों, कहावतों को एक युग या एक काल या एक वक्त में बांटा नहीं जा सकता। ये हर युग हर वक्त एक जैसी ही लागू होती है। आज भी ये कहावत उतनी ही सटीक बैठती है। यहाँ पर भैंस से तात्पर्य संपदा, वस्तु और धन से है। धन, वस्तु और संपदा की चाह रखने वाला व्यक्ति कभी भी अक्ल, इल्म और ज्ञान की चाहत रखने वाले व्यक्ति से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि धन, वस्तु एक समय नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ज्ञान और इल्म आपको जीवन भर सम्मान दिलाता रहेगा। जीवन भर ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी आप सम्मान के अधिकारी होंगे। इस कहावत के माध्यम से अक्ल, इल्म या ज्ञान के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ाने का मेरा इरादा था। ये बात अपने नौनिहालों को भी बताएं कि धन, वस्तु से बड़ी अक्ल और ज्ञान की कीमत होती है। दोस्तों, कैसे बनी कहावत की इस श्रृंखला के माध्यम से हमारा आशय ये है कि आप कहावतों के गूढ़ार्थ को समझें और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को भी जानें। इस मनोरंजक कहानी के माध्यम से आपको मैंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह अक्ल भैंस से बड़ी होती है। ऐसी ही और भी कई कहावतें आप तक लाता रहूँगा। तब तक अपने मित्र डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।